तो हम लोग मृच्छकटिकम पढ़ रहे थे। मृच्छकटिकम में हम लोगों ने उनके अंकों के नाम, श्लोकों की संख्या, थोड़ा मृच्छकटिकम का परिचय, शूद्रक का परिचय इत्यादि पढ़ा था। आइए थोड़ी सी कुछ बात और मृच्छकटिकम से जुड़ी हुई आपको बताएं, जहां से इम्पॉर्टेंट सवाल आ सकता है। आप जानिए, चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। सवाल बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो मृच्छकटिकम का नायक है वो किस कोटि का नायक है। तो आपको हमेशा चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रगल्भा नायिका के रूप में वसंत सेना है, ठीक हो गया। और आप ये जाने रहिएगा, स्वकीय नायिका के रूप में धूता है। अब आप देखिए, चारुदत्त उज्जैनी का एक गरीब ब्राह्मण है। गरीब ब्राह्मण के रूप में उस नायक का वर्णन किया गया है। उज्जैनी की गणिका है कौन? वसंत सेना। और उज्जैनी का ही एक ब्राह्मण पहले सार्थवा था, पहले व्यापारी था, और फिर किन्हीं कारणों से निर्धन होकर के अपने सारा धन दान देने के कारण, मित्रों को देने के कारण वो गरीब हो गया। तो ऐसे नायक चारुदत्त का इसमें वर्णन किया गया है। तो वो जन्मना तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्मणा सार्थवा माने व्यापारी को कहते थे, तो सार्थवा था। वसंत सेना उज्जैनी की ही हमने आपको बताया कि एक प्रसिद्ध गणिका है, वेश्या है, और बड़ी नाम वाली और बड़ी स्वरूपवती, रूपवती, और जिसके पीछे सारे दीवाने रहते हैं, खासकर राजघराने के भी शकार इत्यादि लोग उसके पीछे घूमते हैं। ऐसी एक सुप्रसिद्ध गणिका के रूप में वसंत सेना का वर्णन है, जो नायिका भी है और यानी चारुदत्त की प्रेमिका है, चारुदत्त को प्यार करती है। अब ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम पूछता है ना कि क्या है, तो आप लिखिएगा प्रकरण है चारुदत्त और वसंत सेना के पारस्परिक प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। इसीलिए इसमें क्या है, श्रृंगार रस है, 10 अंक हैं। और पूछे कि भाई नायक नायिका के रूप में, तो आप लिखिएगा चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम लीलाओं का 10 अंकों में वर्णन। अब कभी कभी धूता पूछ लेता है कि धूता किस ग्रंथ की पात्र है, अथवा धूता कौन है। धूता कौन है? तो चारुदत्त की पत्नी है, मृच्छकटिकम की कुलजा नायिका है, और मृच्छकटिकम की एक पात्र है। ऐसे कुछ भी विकल्प आपके हों तो उन विकल्पों के आधार पर हमें ऐसे लिखना चाहिए। और फिर धूता चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है, तो इसका मतलब जो प्रेमिका है, गणिका है, जो बाद में शादी होती है वसंत सेना, अंतिम में मृच्छकटिकम में आप देखते हैं कि चारुदत्त से विवाह भी होता है, तो फिर वो बाद में उनकी पत्नी भी बनती हैं। अब पूछ लेगा कि भाई चारुदत्त और धूता के, बहुत बार ये सवाल पूछा है कि रोहसेन कौन है, या रोहसेन किस ग्रंथ का पात्र है। तो रोहसेन मृच्छकटिकम का पात्र है, चारुदत्त और धूता का पुत्र है। तो इस प्रकार से आपको जवाब लिखना पड़ेगा। और मैत्रेय कौन है, ऐसा पूछ ले मैत्रेय कौन है, तो मृच्छकटिकम का विदूषक है, अथवा मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है, तो मैत्रेय है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेय। वो जाति से ब्राह्मण तथा चारुदत्त का बहुत परम मित्र है। हमेशा सुख में दुख में सब साथ छोड़ देते हैं, निर्धनता में गरीबी में, लेकिन मैत्रेय साथ नहीं छोड़ता, और रदनिका नाम की दासी उनका साथ नहीं छोड़ती। तो आप ये 2 पात्र ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा दुख में भी चारुदत्त के साथ खड़े रहे। तो मैत्रेय जन्मना ब्राह्मण है, थोड़ा डरपोक टाइप का वर्णन है। आप देखिएगा पहले अंक में वो घर से बाहर अकेले रात में नहीं निकलना चाहता है, रदनिका को साथ में लेके जाना चाहता है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि वैसे जो थोड़ा सा भीतर से डरे हुए लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, तो वो रात इत्यादि में बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। अब ये आपने जान लिया। सकार के बारे में कभी पूछ ले तो ध्यान रखिए, सकार राजा पालक का साला है, राजा पालक का साला है। और बाद में आर्यक जो उनका बंदी था, वो जब राजा बनता है तो सकार को और पालक को दोनों को दंड देता है। तो वर्तमान में जो राजा है वो है पालक, और पालक राजा का साला है कौन? सकार। अब इतना वसंत सेना, वो सकार जो है ना, वसंत सेना से एक तरफा प्यार करता है, वन साइड प्रेम है। उस सकार वसंत सेना को बहुत प्यार करता है, इसलिए वन साइड प्रेम है सकार का वसंत सेना के प्रति। और वसंत सेना चारुदत्त से एक तरफा प्यार करती है। तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब ये आप देखेंगे ना कि यहाँ प्रसंग ही कुछ ऐसा बना है कि सकार बहुत प्यार करता है किसको? वसंत सेना को, और वसंत सेना उसको नहीं चाहती है, वो चारुदत्त को चाहती है। साहब कुछ कहानी आपसे इससे मिलती है, बहुत तगड़ा मिलती है कि माने आप किसी और को चाह रहे हो, किसी और लड़की को, और वो लड़की किसी और को चाह रही है। कोई और समझ में आ गया? तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। कर लेंगे? अच्छा इसी में है।
तो आप ये इस घटना को ध्यान रखिएगा कि शकार मानता है, बहुत प्यार करता है वसंत सेना को, और वसंत सेना का सच्चा प्यार है चारुदत्त के प्रति। अब कभी कभी ये तो आपने शकार का परिचय जान लिया, सर्विलक के परिचय के बारे में 2 लाइनें जान लीजिए कि सर्विलक मदनिका का प्रेमी है और मदनिका वसंत सेना की कृतदासी है। कृतदासी मतलब जो किसी कारण से पैसों की वजह से दासी के रूप में दासपूर्ण जीवन जीती है, यदि आप उनका उतना पैसा लौटा दें तो आपको दास कर्म से मुक्त कर सकते हैं। अब चूंकि सर्विलक प्यार करता है किससे, मदनिका से, इसलिए मदनिका को छुड़ाने के लिए, दासता के कर्म से छुड़ाने के लिए भाई आप उनका पैसा अदा करो, इसलिए सर्विलक को चोरी करनी पड़ती है और चारुदत्त के घर में सेंध लगा करके वो वसंत सेना के ही रखे हुए गहनों को चोरी करके वसंत सेना को ही वापस करता है। और जब वसंत सेना को के पास उसके ही गहने पहुंचते हैं तो वो मदनिका को वैसे ही वापस कर देती है, मदनिका को माने दासता से मुक्त कर देती है और सर्विलक के साथ विवाह करने में वसंत सेना की अनुमति प्राप्त होती है। तो आप ये देखेंगे कि शर्विलक ये चौर्य कर्म में निपुण एक ब्राह्मण ही है, ये भी कर्म से, और जो वसंत सेना की कृतदासी जो मदनिका है उसका प्रेमी है, और फिर बाद में मदनिका और सर्विलक का विवाह होता है। ठीक है। अब एक पात्र इसमें ना संवाहक को मैं अभी इसके पहले वाले कक्षा में बताया था कि संवाहक ना पहले हाथ पैर दबाने वाले, मालिश करने वाले की एक प्रजाति होती थी। जो वाहक माने होता है दबाना, संवाहक माने जो अच्छे से आपके हाथ पैर दबाए, ऐसा हाथ पैर दबाने की ड्यूटी हुआ करती थी। चारुदत्त के यहाँ नौकरी करता था पहले संवाहक। यही संवाहक बाद में जुआरी बन जाता है पैसे के चक्कर में। पहले तो आदमी खोजता है कि भाई कोई व्यापार मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए, तो जिसके यहाँ उसको नौकरी मिली थी, चारुदत्त दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो नौकरी छूट जाती है और फिर वो पैसे के चक्कर में जुआरी हो जाता है, जुआ में भी हार जाता है, तो भी उसको बहुत मार पड़ती है और बाद में वसंत सेना उसको पैसे देकर छुड़ाती है। अंत में वो संसार की इस ऊहापोह से त्रस्त होकर के कह लीजिए बौद्ध भिक्षु हो जाता है, और यही वो बौद्ध भिक्षु है जो बाद में वसंत सेना की रक्षा करता है। मृत वसंत सेना को, मृत मतलब मृत जैसी हो गई थी, बेहोश वसंत सेना को जीवित करता है और मौका वारदात पर लाता है, और इससे चारुदत्त की भी रक्षा होती है, नहीं तो उसको फांसी हो जाती, और इससे रक्षा होती है वसंत सेना की भी कि यदि मौके पर नहीं पहुंचता तो वसंत सेना की हो सकता है मृत्यु हो जाती। तो चारुदत्त का पूर्व भृत्य है, पहले का ये सेवक है जो संवाहक है, और जुए में सब कुछ हार जाता है और बहुत संसार से त्रस्त होकर के क्या बन जाता है, बौद्ध भिक्षु। तो ये आपको कहानी याद रखनी है। संवाहक को बारे में मैंने बताया, सर्विलक के बारे में बताया, मदनिका के बारे में बताया, वसंत सेना के बारे में बताया, धूता के बारे में बताया, चारुदत्त के बारे में बताया, रोशन के बारे में बताया। ये इनके कुछ प्रमुख पात्र हैं। और पालक बताया ही कि राजा है सर्विल, और सकार को मैंने कहा कि उनका साला है। सर्विलक जो है आर्यक का मित्र है, और इसीलिए आर्यक को छुड़ाने के लिए ना सर्विलक प्रयास करता है, जाता है। ये वही आर्यक है जो पालक के यहाँ बंदी है किन्हीं कारणों से, और बाद में यही आर्यक क्या करता है, किन्हीं छूट करके बाद में राजा बनता है। अब यहाँ देखिए, सूत्रधार के अनुरोध पर सिद्धान्य भोजन और प्रत्यक्ष दक्षिणा के प्रलोभन पर भी मैत्रेय उसके घर जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारी दक्षिणा देने का लोभ देता है, लेकिन वो जाता वहाँ पर नहीं है। अब देखिएगा, चारुदत्त के मित्र हैं एक जीर्ण वृद्ध, और उनके द्वारा भेजा हुआ शाल मैत्रेय लेकर के आता है। जीर्ण वृद्ध उनके मित्र हैं, किसके, चारुदत्त के, और उन्होंने एक शाल भेंट की है। मैत्रेय के माध्यम से वो चारुदत्त के पास तक उस शाल को पहुंचाते हैं। और मैत्रेय के बारे में जान लीजिए, बड़ा डरपोक पात्र है, बड़ा वैसे भी विदूषक थोड़ा सा हंसोड़ टाइप का होता है, हंसाने वाला पात्र होता है, डरपोक होता है, ज़्यादा खाने पीने वाला होता है। तो ये सारे गुण आप मैत्रेय में देख पाएंगे। खाने पीने की के लिए बड़ा आतुर रहता है, भीतर से थोड़ा डरपोक टाइप का है। तो मैत्रेय अत्यंत डरपोक है। मातृबलि देने जब चौराहे पर जाना होता है ना रात के समय में, तो रदनिका को, यानी जो चारुदत्त की दासी है, उसको साथ लेकर जाता है। आप देखे होंगे ना, रात वगैरह में लड़कियां या औरतें मर्दों को साथ लेकर के जाती हैं, पुरुषों को साथ लेकर के जाती हैं, लेकिन प्रथम अंक पढ़िएगा, इस पर बड़ा हास्य है, और वो अकेले जाना पसंद नहीं करता। कहता रदनिका को साथ में भेजिए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब आप देखिएगा, विट और चेट के साथ सकार द्वारा पीछा किए जाने पर जो वसंत सेना है वो चारुदत्त के घर में छिपती है।
शकार पीछा करता है, रात का समय है। प्रथम अंक की कहानी यही है। वसंत सेना आगे आगे भाग रही होती है, विट होता है, साथ में चेट होता है, किसके? शकार के। और शकार उस अंधेरे में वसंत सेना को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से वो लोग आ जाते हैं और रदनिका पकड़ी जाती है। तो और उसी अंधेरे का लाभ उठा करके वसंत सेना चारुदत्त के घर में घुस जाती है। अब रात के अंधेरे में जो शकार है उसको समझ नहीं आ रहा है, वो तो वसंत सेना को ढूंढ रहा है, तो वो रदनिका को वसंत सेना समझ करके ही पकड़ लेता है और इस पर मैत्रेय जो है शकार को मारने दौड़ता है। जरा कम से कम ये मैत्रेय की थोड़ी बहादुरी का प्रसंग है कि जब रदनिका पकड़ी जाती है, चिल्लाती है, तो यहाँ मैत्रेय उसको मारने की कोशिश करता है। और वसंत सेना अपना आभूषण जब रात में घुस जाती है चारुदत्त के घर में, तो चूंकि आभूषण पहने होती है, गणिका है, तो वो आभूषणों के साथ ही रहेगी। तो वसंत सेना अपना आभूषण चारुदत्त के घर में रख देती है और बताती है कि कामदेवायतन उद्यान में चारुदत्त को देखकर उसके प्रति वो अनुरक्त हो गई थी, उसको प्यार करने लगी है। ऐसी बात वो रात्रि के समय चारुदत्त से शेयर करती है। अब जो संवाहक है ये पाटलिपुत्र से आकर उज्जैनी में चारुदत्त का सेवक बनता है। कभी कभी पूछता है ना कि संवाहक कहाँ से आया था। संवाहक आया था पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना है, और आया कहाँ था, जो आजकल मध्य प्रदेश में उज्जैन है। तो पटना के लोग आए थे कहाँ? उज्जैन में। नौकरी के चक्कर में आया था। चारुदत्त का अच्छा नाम गाँव सुना था, तो चारुदत्त के यहाँ ये संवाहक का काम करता था। बाद में चारुदत्त की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो उन्होंने बहुत सारे अपने नौकर चाकर हटा दिए। उसी चक्कर में संवाहक भी उनसे दूर हो गया, अथवा हटा दिए कि नौकर चाकर छोड़ दिए, समय से वेतन नहीं मिलेगा तो कोई भी आदमी आपको छोड़ेगा। अब यहाँ तक आप देखें कि चारुदत्त के दरिद्र हो जाने पर, जब वेतन उतना नहीं दे पाया, थोड़ा गरीब हो गया, निर्धन हो गया, तो फिर वो धीरे से क्या हो जाता है, जुए के चक्कर में फंस जाता है। जुए की उसको लत लग जाती है और वो एक जुआरी बन जाता है। और जुए में वो अपना सब कुछ हार जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे किसी को कुछ खाने पीने की लत लग जाए, शराब पीने की लत लग जाए, सिगरेट पीने की लत लग जाए, या चाय की लत लग जाए। कुछ ऐसी लतें होती हैं, बुरी लत, जो एक बार लग गई तो फिर जल्दी छूटती नहीं है। जुए में कभी आपको मिलता भी है तो कभी सर्वस्व जाता भी है। तो वो धीरे धीरे संवाहक जुए में सब कुछ अपना मानो हार जाता है। और चारुदत्त का पुराना नौकर जान करके, जब वसंत सेना उसको जानती है कि चारुदत्त का पुराना नौकर है, तो वो जान करके संवाहक को छुड़ाती है। एक चीज़ कभी और है, वसंत सेना के हाथी का नाम कभी कभी पूछता है, तो खुंड मोटक नाम का एक हाथी है वसंत सेना के पास। तो कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लेगा कि वसंत सेना के हाथी का नाम क्या है, तो खुंड मोटक नाम याद रखिएगा। और यो कहते ना कि यह आर्या यह खुंड मोटको नाम दुष्ट हस्ती, वो खुंड मोटक नाम का एक दुष्ट हाथी है, ऐसा करके। चारुदत्त को रेभिल का संगीत बहुत पसंद है। आपने देखा होगा रेभिल का संगीत सुनने के लिए मैत्रेय के साथ चारुदत्त रात्रि में भी यात्रा करता है। जैसे हम लोग ना रात में रामलीला देखने, कृष्ण लीला देखने दूर गांव तक भी जाते थे। रामलीला कृष्ण लीला रात में ही होती थी, तो हम लोग आप भी गए होंगे। तो वैसे ही पहले गायक स्टेज शो करते थे, स्टेज शोज। तो उस स्टेज शो में रेभिल एक बहुत उच्च कोटि का गायक है। चारुदत्त को गाना सुनना बहुत पसंद है, तो वो कभी कभी रात्रि में भी अपने मित्र मैत्रेय के साथ वो रेभिल का संगीत सुनने जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि एक उच्च कोटि के गायक के रूप में मृच्छकटिकम में किसका वर्णन है, तो रेभिल आप नाम याद रखिएगा कि एक उच्च कोटि के गायक के रूप में रेभिल का नाम आता है। और चारुदत्त उसका गीत सुनने के लिए पूछ ले कि चारुदत्त किसका गाना सुनने के लिए रात्रि में मैत्रेय के साथ जाता है, तो भी आपको उत्तर रेभिल लगाना होगा। परीक्षा की दृष्टि से भी आप कहानी सुनते रहिए, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है। सर्विलक चारुदत्त के घर में सेंध काटता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा है कि वसंत सेना के गहनों को कौन चुराता है, अथवा चारुदत्त के घर में सेंध कौन लगाता है, या सर्विलक किसका प्रेमी है, या मदनिका का प्रेमी कौन है, या सर्विलक का विवाह किससे होता है। ये बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, चारुदत्त के घर में चोरी करने वाला सेंध काट कर, बहुत दिनों तक गांव में सेंध कटाई होती थी। दीवार लोग काट करके घुस जाते थे, दरवाज़ा खुलाने की ज़रूरत नहीं होती थी, और सब कुछ कहाँ रखा होता था सब लेके भाग जाते थे। आपने कहानियाँ दादी अम्माओं से सुनी होंगी अपने घरों में, गाँव में ऐसा बहुत पहले होता था। यही है ना कि ये तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन मृच्छकटिक करता है। तो मृच्छकटिकम में इन कहानियों को आप देख पाएंगे ना, तो पूरे भारत का, प्राचीन भारत का, तात्कालिक भारत का एक दृश्य आपके सामने आएगा। तो आप ये देखते हैं कि चारुदत्त के घर में सर्विलक रात में जाता है और सेंध लगा करके वसंत सेना के रखे हुए गहने चुरा लेता है, और अपनी प्रेयसी यानी जो प्रेमिका मदनिका है उसको गुलामी की जंजीर से वो छुड़ाना चाहता है। वो पैसा उसी गहने को देता है, ऐसा नहीं कि अपने लिए
रखता है। तो इसके भी उस सच्चे प्रेम की ओर आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि सर्विलक अपनी प्रेमिका के लिए चोरी तक करता है, रात में चोरी करता है कि ताकि हम अपनी प्रेमिका को छुड़ा करके अपना घर बसा पाएँ, अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी शुरू कर पाएँ। इस प्रकार का एक परिचय सर्विलक की चोरी में भी आप एक अच्छी हित की भावना देख सकते हैं। यद्यपि उसको चोरी पसंद नहीं है और वो ये कहता है चारुदत्त के घर में भी वो चोरी करने से थोड़ा परहेज करना चाहता है, लेकिन फिर भी धूता अपने पति चारुदत्त के चोरी को कलंक से बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा धूता वही है जो चारुदत्त की पत्नी है, और जब वसंत सेना के रखे हुए गहने चोरी हो जाते हैं तो वो अपनी जो रत्नावली नामक आभूषण है वो वसंत सेना के पास भेजती है। तो कभी सवाल पूछ लेता है कि धूता ने क्या भेजा था, वसंत सेना के गहने तो चोरी हो गए। तो उसके पास एक बहुत पुरानी रत्नों की माला पड़ी थी जो बड़ी कीमती थी, शायद जितना गहना रखा गया था वसंत सेना का उससे ज़्यादा ही कीमती वो गहना था। लेकिन फिर भी वो कि चारुदत्त को वसंत सेना ये ना सोचे कि हमारा पूरा गहना खा के डकार के बैठ गया, झूठा कह रहा कि चोरी हो गई है, तो ऐसा कलंक ना लगे। वो भारत की हर पत्नी करना चाहती है। तो मैं उस कुलजा नायिका के व्यक्तित्व की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो धूता अपने पति को चोरी के कलंक से बचाने के लिए रत्नावली नामक अपनी माला को भेजती है मैत्रेय के हाथ में कि जाके उनके गहने के बदले इसको दे करके आओ। तो सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं, आप पुराने परीक्षाओं के सवाल देखिएगा कि धूता ने क्या भेजा था, तो रत्नावली भेजा था, किसको दिया था, तो वसंत सेना को भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, मैत्रेय के द्वारा भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, तो चारुदत्त को चोरी के कलंक से बचाने के लिए। अब पत्नी है तो हर पत्नी अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, क्यों साहब? आपको भी अनुभव होगा कि आपकी पत्नी बचाने की कोशिश करती है कि झोंकने की कोशिश करती हैं? हरदम बेचारी बचाने की कोशिश करती है। चलिए, तो ये भारतवर्ष की नारियों का, भारतवर्ष की पत्नियों का एक सहज स्वभाव है कि हो सकता है मान लो कुछ गलती भी पति से हो जाए तो उस गलती को वो बचाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे वसंत सेना अपनी माँ के कहने पर भी शकार के पास जाने से मना कर देती है। ये भी एक बड़ी घटना है और सवाल के रूप में आपसे पूछ लेगा कि शकार जब आमंत्रण भेजता है, ये संदेश भेजता है कि मैं इतने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम मेरे साथ मुझे प्यार करो, मेरे साथ चलो, मुझे समय दो, और वो अपनी माँ के कहने पर भी वसंत सेना इस आमंत्रण को, इस निमंत्रण को, इस ऑफर को स्वीकार नहीं करती है। ये भी एक बड़ी घटना है। तो किसके आमंत्रण को वसंत सेना ने मना कर दिया? तो शकार के आमंत्रण को। अथवा किसके कहने पर भी वसंत सेना ने मना कर दिया? तो अपनी माँ के कहने पर भी। यदि माता चाहती है, माता ये कहती है कि ठीक है चले जाओ। राजा पालक द्वारा आर्यक को बंदी बनाया जाता है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि राजा पालक ने किसको बंदी बनाया था, अथवा ये कह दीजिए कि आर्यक को बंदी किसने बनाया था, तो उत्तर आएगा पालक बनाया था। पालक ने किसको बंदी बनाया था? तो हाँ, ये आलू पालक वाला पालक नहीं है, राजा पालक की बात है। हाँ, वो कह रहे थे कि सर पालक कैसे आर्यक को बंदी बना लेगा, समझ में आया? नहीं तो कहेंगे पालक गाजर को बंदी बना लिया। नहीं नहीं नहीं, पालक माने राजा पालक। और हाँ, अब आप ये देखेंगे कि वसंत सेन अपने मित्र को बंदी बनाए जाने पर, वो मित्र है किसका? आर्यक मित्र है सर्विलक का। तो अपने मित्र को बंदी बनाए जाने पर सर्विलक मदनिका को रेभिल के घर पहुंचाकर स्वयं आर्यक को छुड़ाने जाता है। तो दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि मदनिका को किसके घर पहुंचाता है? मदनिका को सर्विलक किसके घर पहुंचाता है? रेभिल के घर। और स्वयं कहाँ जाता है? स्वयं जाता है, आर्यक को छुड़ाने का प्रयास करता है और आर्यक को छुड़ाने के प्रयास में सफल भी रहता है और आर्यक छूट भी जाता है और बाद में पालक का वध करके वो राजा बनता है। और वसंत सेना धूता के आभूषण को मैत्रेय द्वारा वापस कर देती है। वसंत सेना जो धूता के आभूषण है, जो रत्नावली भेजती है, वो उसको वापस कर देती है। क्यों? चूँकि उसको अपना आभूषण प्राप्त हो चुका है। भाई सर्विलक ने चोरी किया और सर्विलक ले जाके वसंत सेना को दे दिया, तो उसको मदनिका के माध्यम से उसके पास तक सब कुछ पहुंच गया, तो उसको अपना सब कुछ मिल गया, इसलिए वो रत्नावली को वापस कर देती है। अच्छा, वसंत सेना शाम को चारुदत्त के घर आती है और वर्षा के कारण रात वहीं रुक जाती है, वहीं बिताती है। चारुदत्त पुष्प करंडक नामक बगीचे में जाता है और वसंत सेना को वहीं बुलवाता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछता है। वो जो गाड़ी बदलने की घटना है ना, उस गाड़ी से उसको पुष्प करंडक उद्यान ही जाना था और संयोग से गाड़ी वो जहाँ सकार था वहाँ पहुँच गई। तो ये पूछता है कि भाई ये जो वसंत सेना है ये किस उद्यान में मिलने जाती है या जाना चाहती है, या चारुदत्त किस उद्यान में बुलाता है? तो पुष्प करंडक नामक उद्यान में। ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाएगा सवाल, तो आपको ध्यान रखना है। मृच्छकटिकम के संदर्भ में
कक्षा में पूरा मृच्छकटिकम आपको नहीं पढ़ाया गया, इसके लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं उनकी चर्चा मैं आज आपसे कर रहा हूँ, और परीक्षा के पहले आप इसे एक बार 2 बार अवश्य देख लीजिएगा ताकि आने वाले सभी संभावित सवाल आप कर लें। तो पुष्पकरंडक नामक वो उद्यान है जहाँ पर वसंत सेना मिलने का प्रयास करती है चारुदत्त के साथ। चारुदत्त उसी उद्यान में उसको बुलाता है। एक बार पूछा था कि चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, तो चारुदत्त का पुत्र का नाम रोहसेन है, और रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए रोता है, और सोने की गाड़ी के लिए रोता है। इस पर वसंत सेना अपना आभूषण गाड़ी बनवाने के लिए उसे दे देती है। उसकी पूरी मिट्टी की गाड़ी में, यही है मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी में, मिट्टी की गाड़ी पूरी सोने से भर जाती है, और वो उतना सोना उसकी सोने की गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त होता है। अब चूंकि वो उनके पिता से प्यार करती है, इसलिए रोहसेन को वो अपना पुत्र मानती है, और अपने पुत्र को जब उसके पास पैसा है तो कोई माँ कुछ भी मना नहीं करेगी, और ख़ासकर पुत्र रोदन करने लग जाए तब तो उसको सब कुछ मिलेगा ही। इसीलिए यदि आपको मम्मी पापा से कुछ चाहिए तो फिर रोना पड़ेगा, और रोएंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। अब चारुदत्त का पुत्र रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए जब रोने लगता है तो वसंत सेना उसके पूरे गाड़ी को आभूषणों से भर देती है, और आर्यक जो है ना वो राजा पालक के कैद से भाग जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी पूरे मृच्छकटिकम के 10 अंक का ना सार संक्षेप आपको सुनाता हूँ जहाँ जहाँ से सवाल बन सकता है। तो इन स्थानों से सवाल पूछे गए हैं और इन स्थानों से सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। कि आपसे पूछ लेगा कि आर्यक जो है किसके कैद से भाग जाता है, पालक के, अथवा राजा पालक ने किसको बंदी बनाया था, आर्यक को। बाद में राजा कौन बनता है, आर्यक बनता है। राजा जब आर्यक राजा कब बनता है, जब पालक का वध कर देता है, तब पालक को यहाँ से कैद से पहले छूटता है। अच्छा, भूल वसात वसंत सेना किसकी गाड़ी में बैठ जाती है, शकार की गाड़ी में। तो शकार की गाड़ी है तो कहाँ जाएगी, शकार के पास ही जाएगी। और इस तरह से अब उसको तो मन बिना मांगे मुराद मिल गई, उसको तो वसंत सेना चाहिए थी, तो वो उसके रथ में बैठ करके शकार के पास ही वहीं पहुंच जाती है। अच्छा, बैलगाड़ी उद्यान में पहुंचने पर वसंत सेना जो है वो शकार की प्रणय प्रार्थना को, प्रेम प्रसंग को, जो आई लव यू बोलता है, मतलब ये मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वो संस्कृत में बोलती है, शकार बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करो, और इस प्रार्थना को वो स्वीकार कर देती है। इससे क्रुद्ध होकर के शकार उसका गला दबा देता है। और यही है वसंत सेना मोटन नामक अंक इस कथा में, कि पहले बहुत मनाने की कोशिश करता है, जब वसंत सेना उसके प्रणय प्रसंग को स्वीकार नहीं करती तो मानो उसको गला दबा के मारना चाहता है, और जब वो बेहोशी की अवस्था में आ जाती है तो उसे पत्तों से ढक करके मरा हुआ समझ करके वहाँ से भाग जाता है। और इस संदर्भ में शकार का और विट का थोड़ा सा बातचीत भी होता है। विट समझाना चाहता है कि ये गलत है, इसको ऐसा मत करो, लेकिन वही है वो वाली सूक्ति, आला ने गृह्यते वाजी हंसते हंसते ने गृह्यते, और नारी को प्रेम से वश में किया जाता है, इस संदर्भ में वो बात उससे कहता है। अब जब वसंत सेना बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, तो उसको मृत समझ करके शकार क्या कर लेता है, भाग जाता है। क्योंकि वो जानता है कि भाई यहाँ रहेंगे तो हम हो सकता है पकड़े जाएं, और चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का आरोप लगा करके न्यायालय में मुकदमा कर देता है। इतना बार नहीं कहता, अपने बचने के लिए वो चारुदत्त को फंसाने के लिए वसंत सेना की हत्या के आरोप में चारुदत्त को न्यायालय जाना पड़ता है। और न्यायालय जाना भर नहीं पड़ता, न्यायालय में सारी कुछ साक्ष्य उसके विपक्ष में जाते हैं और उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। अब आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा कि अर्थात मृत समझ करके मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती, वहाँ से शकार छोड़ करके भाग आता है, सोचता है कि भाई ये तो मर गई। अब मर गई तो कहीं ना कहीं से हमें अपने आप को बचाना है, तो किसी के ऊपर हत्या का आरोप मढ़ना पड़ेगा, और चारुदत्त को फंसाने में सफल हो जाता है। ये उसकी कूटनीतिक चाल है। और ऐसा भी दुनियादारी में बहुत होता है कि आप अपने अपराध को किसी और के ऊपर डालना चाहें, या किसी और को उसी अपराध में अपराधी आप हों, किसी और को पकड़ाना चाहें। ये समाज में तब भी पहले बहुत होता था और आज भी बहुत होता है। अब बौद्ध भिक्षु जो संवाहक है वो वसंत सेना की रक्षा करता है। ये वही संवाहक है ना जो जुए के चक्कर में फंस गया था और वसंत सेना उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर के छुड़ाती है। तो आज मौका मिला, इसीलिए कहते हैं कभी किसी का उपकार किए रहोगे तो मौके आने पर कोई और आपका भी उपकार करेगा। वसंत सेना ने ऐन मौके पर, जब वो पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, भागा जा रहा था, परेशान था, पीड़ित था, प्रताड़ित था, शोषित था, तो ऐसे शोषित दलित को उसने पैसे देकर के बचाए। और आज मरण सैया पर पड़ी हुई वसंत सेना को वो मानो बचाता है। मूर्छित जो वसंत सेना थी उसको जीवन प्रदान करता है।
अब चारुदत्त पर अभियोग चलता है, अभियोग माने मुकदमा चलता है, और चारुदत्त पर मुकदमा चलता है। विदूषक के बगल से वसंत सेना का आभूषण मिलने पर चारुदत्त को फांसी की सजा मिल जाती है, फांसी का दंड प्राप्त होता है उसको। अब फांसी के वक्त ही भिक्षु वसंत सेना के साथ वध्य स्थल पर लाया जाता है और सकार जो है भाग खड़ा होता है वहाँ से। अब इतने में घटना घटती है पूरी मृच्छकटिक की सामान्य घटना में जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ। पालक को मार करके आर्यक जो है राजा बनता है। उसी समय जब उसको फांसी हो रही होती है, फांसी के लिए ले जाया जाता है, तो झूठे अभियोग चलाने के कारण सकार को फांसी होती है, किंतु चारुदत्त उसे माफ़ कर देता है। स्थितियाँ बदल गई थी, राजा कौन हो चुका था? आर्यक, पालक का वध हो चुका था। तो इस स्थिति में झूठे आरोप में पकड़ा जाता है। क्योंकि भाई संवाहक लेकर के चला आता है वसंत सेना को, वसंत सेना जीवित पाई जाती है, तो वसंत सेना आके मौका वारदात पर सब कुछ कहती है कि मुझको सकार ने मारा है, मुझे मूर्छित करके मुझे मारने की कोशिश की है। तो इतने में वसंत सेना के इस साक्ष्य से, इस गवाही से तुरंत सकार को पकड़ा जाता है और सकार को तुरंत फांसी होने की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन चारुदत्त का उदार हृदय उसको माफ़ कर देता है। तो ये एक बड़ी घटना की सीन बदलती है कि यहाँ पर फांसी अभी चारुदत्त को होने जा रही थी और अचानक से असली अपराधी पकड़ा जाता है। और ऐन मौके पर असली अपराधी पकड़ने के बाद लेकिन उदार चारुदत्त ने उसको माफ़ कर दिया। अब आगे आप देखते हैं राज्य में चारुदत्त को भी राज्य मिलता है और वसंत सेना को वधू का सम्मानित पद मिलता है। जो अंक के अंतिम में आप पढ़ेंगे मृच्छकटिकम को तो, और भरत वाक्य के साथ ही इस प्रकरण की समाप्ति हो जाती है। सभी में नाटक में प्रकरण में अंतिम में जो वाक्य कहा जाता है नटों के द्वारा या किसी भी पात्र के द्वारा, उसे हम भरत वाक्य कहते हैं। और प्रारंभ मंगलाचरण या नांदी पाठ से होता है नाटकों का और प्रकरणों का, और समापन भरत वाक्य से होता है। तो भरत वाक्य के साथ समापन होता है। कभी कभी पूछ लेता है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ है ना मिट्टी की गाड़ी। तो सवाल पूछेगा मृच्छकटिकम, अच्छा मृच्छकटिकम में 7 प्राकृतों का प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। शौरसेनी प्राकृत का, अवंतिका का, प्राच्या का, मागधी का, शकारी का, चांडाली का और ढक्की का। ये सब किसके भेद हैं? ये सब प्राकृत के भेद हैं। और इन 7 प्राकृतों का प्रयोग मृच्छकटिकम प्रकरण में किया गया। कभी कभी पूछता है कि शौरसेनी, अवंतिका, प्राच्या, मागधी, शकारी इत्यादि किससे संबद्ध हैं, तो लिखिएगा मृच्छकटिकम से संबद्ध है अथवा प्राकृत भाषा से संबद्ध हैं। ये सब प्राकृत के भेद, उपभेद, प्रभेद हैं। अब है कि मृच्छकटिकम में 30 पात्रों में केवल 6 पात्र ही संस्कृत बोलते हैं। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि कौन कौन पात्र संस्कृत बोलता है, तो संस्कृत बोलने वाले पात्रों में चारुदत्त का नाम सबसे पहले याद रखिएगा। आर्यक संस्कृत बोलता है, सर्विलक संस्कृत बोलता है, और जो विट है, विट भी संस्कृत बोलता है, और सूत्रधार और अधिकरणिक माने जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो भी संस्कृत बोलता है। तो ये 6 पात्र हैं, चारुदत्त है और आर्यक है, शर्विलक है, विट है, सूत्रधार है, अधिकरणिक है। ये पात्र हैं जो मृच्छकटिकम में संस्कृत में बातचीत करते हैं, संस्कृत बोलते हैं। और ये रूपक ही ऐसा, बाकी सब प्राकृत बोलते हैं जिन प्राकृतों की चर्चा आई। इसी में शोषित दलित उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है। वो शोषित दलित के रूप में चाहे संवाहक हो और चाहे आप विट को ले लें, चाहे स्वयं चारुदत्त एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा वर्ग चित्रित है इसमें कि जहाँ पर समाज का उस समय का ताना बाना आप इसमें देख सकते हैं। अब जुआ खेलने वालों का जो प्रमुख है, जो जुआ खिलवाता है, वो सभिक है। कौन है? सभिक उसका नाम है। वो मतलब ना जुआ का अड्डा का मालिक है, अड्डा मालिक है, जुए अड्डे का मालिक है। और उसके यहाँ नाटी नहीं चलती है, आप गड़बड़ काम नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ये नाम भी पूछता है। वैदर्भी रीति अपनाई गई है, कहीं कहीं गौड़ी रीति भी इसमें आई है, गौड़ी रीति का भी प्रयोग है। निम्न कोटि के पात्रों की संख्या जैसे विट है, स्थावर है, चेटक है, ऐसे पात्रों की संख्या, चेटी है, रदनिका है, मदनिका है, बहुत ऐसे छोटे मोटे पात्रों का वर्णन इसमें बहुत ज़्यादा है। शकार की बहन जो राजा पालक की विवाहिता पत्नी नहीं है, मतलब ऐसी आई है, रखेल टाइप की है। हाँ सही बोल रहे हैं। तो राजा पहले जो राजा को पसंद आ जाता था उसको राजा अपने पास रखता था और राजा की पत्नी के रूप में ही उनको दर्जा प्राप्त होता था। कुछ उसी प्रकार की शकार की बहन भी राजा पालक के साथ हैं। यद्यपि राजा पालक पात्र में आकर के कोई ऐसी संवाद अदायगी उसके साथ नहीं होती, ऐसी किसी से बातचीत नहीं होती, फिर भी एक राजा पालक का एक पात्र के रूप में खूब ज़्यादा वर्णन है। शकार भी कई बार उनका नाम लेता है और पूरे मृच्छकटिकम में बिना बोले ही वो सब जगह छाया हुआ है।
अब आप ये देखेंगे कि मृच्छकटिकम की कथा बड़ी यथार्थ है, बहुत आदर्शवाद पर नहीं चलती है, बड़ी सच्ची घटनाओं पर है। छोटे छोटे पात्र हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, उसमें कूटनीति है, उसमें फरेब है, झूठ है, प्यार है, धोखा है, जो एक सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, सब चीज़ आपको मृच्छकटिकम में देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे पात्रों में देखिए, मदनिका कृत दासी है, पैसे के लिए किसी के यहाँ दास कर्म कर रही है, फिर उसको पैसा दे करके छुड़ाना, या कि और जो भी वसंत सेना के यहाँ जो सखियाँ हैं, उनकी सहेलियाँ हैं, या रदनिका इत्यादि जो हैं, अथवा शकार इत्यादि धूर्त, तो आप देखेंगे चेट, स्थावक, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे पात्र हैं जो रियल ज़िंदगी आपको मृच्छकटिकम में बहुत सारी दिखाई पड़ेगी। चोरों के देवता का नाम उसने कार्तिकेय लिया था, है लाइन याद, नमो वरदाय कुमार कार्तिकेय आए, लिखा ना, नमो वरदाय कुमार कार्तिकेय आए, ऐसी एक पंक्ति आई है जो हाँ वो कहता है कि, और चोरों के गुरु कनक शक्ति का नाम लेता है। कनक शक्ति है ब्राह्मण्य देवता, देवव्रत भास्कर नंदी, लिखा है नमा कनक शक्तये ब्राह्मण देवाय देवव्रताय नमो भास्कर नंदी ने, ऐसी पंक्ति आई है। जब सर्विलक अपने चोरी की प्रसंग को बताता है तो इन सबको प्रणाम करता है। और सर्विलक अपने गुरु योगाचार्य का भी नाम लेता है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ लेगा कि सर्विलक अपने कौन गुरु हैं वो, हाँ, तो वही जो चोरी की विद्या सिखाए हैं उनको, नमो योगाचार्याय यस्याहं प्रथमा शिष्यः, जिनका मैं प्रथम शिष्य हूँ। और योग रोचना ऐसा द्रव्य जिसको लगाने पर चोर आदि को कोई देख नहीं सकता था, ऐसा आप सोचिए, जो सेंध लगाने जाते हैं वो ऐसा एक द्रव्य अपने शरीर में, ऐसा द्रव्य विशेष लगा लेते हैं जिससे बहुत विजुअल नहीं होते हैं, बहुत आप उनको देख नहीं सकते हैं, वो होते तो हैं, अर्थात ऐसा रंगों का एक ऐसा सम्मिश्रण है, एक ऐसा पदार्थ है जिससे आँखों की डिस्टेंसिव पावर कमज़ोर हो जाती है और आप कोई आदमी आए तो आप उनको नहीं देख पाते। ऐसा भी उस ज़माने में चोर इस्तेमाल करते थे। और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा को भी आप देख सकते हैं कि ऐसा भी एक पदार्थ होता था कि आप लगा लें तो बड़ा आसान हो जाए कि हमें कोई देख ही ना पाए और हम सबको देख पाएँ, कितना अच्छा रहे। तो योगेश जी तो उसका बहुत इस्तेमाल करें कि कहीं भी चले जाएं, कहीं भी मिल जाएं, कोई देख ही ना पाए। क्यों, नींद आ रही है क्या? हाँ, बड़े थके थके लग रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लीजिए। अब मैं मृच्छकटिकम के कुछ अंकवार, कुछ प्रमुख घटनाएं बता दूं जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। आप देखेंगे ना, चारुदत्त की दरिद्रता का सबसे मार्मिक चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा मृच्छकटिक के प्रथम अंक में। कहाँ? मृच्छकटिक के प्रथम अंक में। और विट और चेट सहित सकार के द्वारा वसंत सेना का पीछा करना भी आप देख पाएंगे। कहाँ? प्रथम अंक में। विट सकार के साथ और चेट होता है, विट और चेट दो लोग होते हैं और सकार पीछा करता है, रात के अंधेरे में भागती है वसंत सेना। ये भी घटना कहाँ की है? प्रथम अंक की। और अंधकार का लाभ उठा करके वसंत सेना का चारुदत्त के घर में छिपना और आभूषणों को धरोहर के रूप में रखना चारुदत्त के घर में, ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसी घटना के आधार पर उस अंक का नाम क्या हो गया? अलंकारन्यास। न्यास माने धरोहर, अलंकारन्यास माने अलंकार माने आभूषण। अब आभूषणों को न्यास के रूप में उसके घर में रखती है चारुदत्त के घर में। कौन? वसंत सेना। ये इस मृच्छकटिकम के प्रथम अंक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब दूसरे अंक में है ना, चारुदत्त के पूर्व सेवक जो संवाहक है वो द्यूत से ऋणी है, माने जुए में हार चुका है और उस ऋण को चुका नहीं पाता, कुछ है तो है नहीं उसके पास, तो वसंत सेना के पास आता है और वसंत सेना द्वारा उसे ऋण मुक्त कराया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी घटना है, इसीलिए इसका क्या नाम है? इस अंक द्यूतकर संवाहक। जुआ खेलने में संवाहक फंस जाता है। द्यूतकर, जुए के कर माने टैक्स भी होता है और कर माने देनदारी भी होती है। तो जुए में जो देनदारी बनती थी उसको संवाहक वापस नहीं कर पाता, इसलिए दूसरे अंक का नाम क्या है? द्यूतकर संवाहक। और जुआरी संवाहक का बौद्ध भिक्षु होना इसकी इस घटना की सबसे बड़ी घटना है। वसंत सेना का मत्त हाथी का संवाहक पर आक्रमण करना, सेवक द्वारा संवाहक की रक्षा की जाती है, उसको पुरस्कार के रूप में चारुदत्त अपनी बहुमूल्य चादर सेवक को प्रदान करता है। ये दूसरे अंक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तीसरे अंक में चारुदत्त के घर में सेंध मारकर सर्विलक का आना और वसंत सेना के आभूषणों को चुराना, इसीलिए इस अंक का नाम क्या है? संधिच्छेद। संधिच्छेद माने सेंध लगाना इस अंक की सबसे बड़ी घटना है। तो सर्विलक चारुदत्त के घर में सेंध लगा करके वसंत सेना के, जो प्रथम अंक में वसंत सेना आभूषण रखती है, अलंकार रखती है, उनको वो चुरा लेता है। और चोरी हुए आभूषणों के बदले में चारुदत्त की पत्नी धूता द्वारा अपनी बहुमूल्य जो रत्नमाला होती है वो मैत्रेय के द्वारा वो भिजवाती हैं। किसके पास? वसंत सेना के पास। ठीक है, तो ये तीसरे अंक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। कभी कभी पूछ लेता है कि रत्नमाला धूता ने किस अंक में भिजवाया है, और या कि किस अंक में सर्विलक
सेंध लगाता है, चोरी करता है। तो कुछ घटनाएं आप ध्यान रखिएगा। यह कि संवाहक को वसंत सेना कर मुक्त करती है, ऋण मुक्त करती है, ये किस अंक की घटना है? तो दूसरे अंक की घटना है। रात के अंधेरे में वसंत सेना किसके घर में घुस जाती है? चारुदत्त के घर में घुस जाती है। और वसंत सेना ने अपने आभूषण किसके घर में रखे थे? तो इस प्रकार के कुछ सवाल आप अंकवार घटना से आप इस तरह के सवालों को जान सकते हैं। सवाल इस प्रकार से आएंगे तो आप उनको अच्छे से हल करना है। चौथे अंक में सर्विलक द्वारा जो चोरी के आभूषण हैं उनमें अपनी प्रेयसी जो प्रेमिका मदनिका को वसंत सेना के घर से मुक्त कराता है और उसको अपनी पत्नी के रूप में, वधू के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, ये जो चोरी किए हुए गहने हैं ये जाकर वसंत सेना को देता है और उनसे मदनिका को मुक्त कराता है और उनसे शादी करता है। सर्विलक द्वारा अपने बंदी मित्र आर्यक को छुड़ाने के लिए, फिर वो इतने में सूचना मिलती है कि आर्यक बंदी बना लिया गया, तो उसको छुड़ाने के लिए वो रेविल के घर में भेज करके मदनिका को और उसको छुड़ाने का प्रयास करने लगता है। और रत्नमाला लेकर गया विदूषक वसंत सेना के विशाल भवन का अवलोकन करना, ये भी चतुर्थ अंक की एक बड़ी घटना है। तो सातों द्वार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इतना विशाल भवन और इतनी भव्य शोभा को वो विदूषक बार बार देखते रहता है। पंचम अंक में वसंत सेना का चारुदत्त के घर में रात बिताना और वर्षा काल का भव्य वर्णन है। और वर्षा काल का जो दुर्दिन उसी को कहते हैं ना, पंचम अंक का नाम दुर्दिन है, क्योंकि जब बारिश हो रही हो, बादल उमड़ घुमड़ रहे हो, रिम पानी रुक ना रहा हो, बड़ी भयानक बिजली चमक रही हो, ऐसे समय को साहित्य शास्त्र में दुर्दिन कहते हैं। और ऐसे में बरसात बहुत हो रही थी तो फिर उसको उस रात चारुदत्त के घर में रुकना पड़ता है। और षष्ठ अंक है चारुदत्त के पुत्र रोहसेन का सोने की गाड़ी के लिए जिद करना। ये छठवां अंक ज़रा बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। ये इसी छठवें अंक के नाम पर मृच्छकटिकम यह नाम पड़ा। आप समझेंगे कि चारुदत्त का जो पुत्र रोहसेन है, रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है, जबकि दासी जो रदनिका है वो मिट्टी की गाड़ी देती है, उसको मिट्टी की गाड़ी देती है, क्योंकि चारुदत्त के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो सोने की गाड़ी लाकर अपने बच्चे को दे पाए। और इस रुदन को उसकी वसंत सेना सुनती है और वसंत सेना पूरी मिट्टी की गाड़ी में अपने पहने हुए सोने को, आभूषणों को उतार करके उसको देती है। तो इस दृश्य पर वसंत सेना का मिट्टी की गाड़ी को आभूषणों से भरना ये एक बड़ा भारी प्रसंग है। और ये इसी के नाम पर आप कह लीजिए कि पूरा मृच्छकटिकम का नाम पड़ा। लेकिन वसंत सेना की गाड़ी भ्रमवश बदल जाना, चंदनक सिपाही द्वारा बंदी आर्यक को अभयदान देना, ये दो घटनाएं भी छठवें अंक की बड़ी महत्वपूर्ण हैं ना। चंदनक देख लेता है, चंदनक सिपाही देख लेता है और वीरक कहता है कि हम भी चेक करेंगे, उसको वो चेक करने नहीं देता और आर्यक को वो निकालने में बड़ी अहम भूमिका होती है चंदनक की। इसी में उन दोनों का झगड़ा भी होता है और इन दोनों का झगड़ा फिर राजा के पास तक पहुंचता भी है। ठीक है, सातवें अंक की घटना है ना, आर्यक का चारुदत्त के पास पुष्पकरंडक उद्यान में जाना और चारुदत्त द्वारा आर्यक के बंधन को कटवाना। अब आप देखेंगे कि आर्यक का चारुदत्त के पास पुष्पकरंडक में जाना किसको था? वसंत सेना को। और पहुंच कौन जाता है? आर्यक पहुंचता है। अब ये चूंकि गाड़ी बदल जाती है ना, जिस गाड़ी से वसंत सेना को आना था उसमें तो आर्यक हो जाता है। तो आर्यक का चारुदत्त के पास पुष्पकरंडक उद्यान पहुंच जाता है और चारुदत्त द्वारा आर्यक के बंधन जो बंधे होते हैं जंजीरों में, वो उसको कटवाने में वो मदद करता है। आठवां अंक पुष्पकरंडक उद्यान में सकार द्वारा वसंत सेना का गला दबाना ये वर्णित है। और बहुत बार वो प्रणय याचना करता है, जब वो नहीं मानती है तो उसको यही है अष्टम अंक, वसंत सेना मोटक, वसंत सेना का गला दबा के मारने का प्रयास होता है। गला घोटना इसी अंक की घटना है और इसी अंक की इसी घटना के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया क्या? वसंत सेना मोटक। अब वसंत सेना मोटन नामक 8वां अंक है। वसंत सेना को मृत समझ करके सकार द्वारा चारुदत्त पर झूठा अभियोग चलाने के लिए वो तुरंत कहाँ जाता है? न्यायालय जाता है। अब ये न्यायालय जाना, बौद्ध भिक्षु संवाहक द्वारा वसंत सेना को उपचार हेतु बौद्ध विहार ले जाना, ये सब 8वें अंक की घटना है। और 9वें अंक में सकार द्वारा अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए न्यायाधीश को धमकाना भी है। और अभी भी एक बहुत सारा काम होता है कि आप छोटे मोटे केसों में कोई बहुत बड़ा अपराधी न्यायालय को भी धमकाने की कोशिश करता है, जज को धमकाने की कोशिश करता है, वकीलों की हत्या तक हो जाती है। ये पहले भी वसंत सेना, अच्छा 9वें अंक में एक घटना और है कि वसंत सेना का चारुदत्त के घर जाने संबंधित वसंत सेना के माता की गवाही होती है कि पूछते हैं कि क्या ये चारुदत्त गई थी कि नहीं गई थी, और वो इसको स्वीकार करती है। वसंत सेना का आभूषण विदूषक के पास से मिलता है और चारुदत्त को फांसी की सजा होती है।
ठीक है। वसंत सेना का आभूषण विदूषक के पास मिलता है और वो क्या होता है फिर उसी आधार पर, क्योंकि माता की गवाही हुई कि हाँ वसंत सेना चारुदत्त के घर गई थी और मौकाए वारदात पर मैत्रेय के पास ही उसके आभूषण बरामद हो जाते हैं। इस दृष्टि से उसको फांसी की सज़ा मिलती है। अब 10वें अंक में पालक को मारकर आर्यक का राजा बनना, ये इसकी सबसे ज़बरदस्त घटना है। उपसंहारात्मक है, इसलिए संहार नामक अंक का नाम संहार रखा गया है। और चारुदत्त को फांसी से मुक्ति मिलती है। वसंत सेना को वधू का पद प्राप्त होता है, वो पत्नी बनती है। और मृच्छकटिकम में ये इसी घटना के साथ, यानी वसंत सेना का और चारुदत्त का विवाह के बाद इस प्रकरण का समापन होता है। तो आप ये देखेंगे कि पूरे 10 अंकों की मुख्य घटनाएं आप देख पाएँ और इसमें से आपको बहुत सारे सवाल जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट थे उनको आपने दोहरा लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। क्यों योगेश जी, पढ़ लिया ना? अब कवि मृच्छकटिकम में स्वाभाविक रूप से सभी अलंकारों का प्रयोग है, पर आप देखेंगे उपमा का, रूपक का, उत्प्रेक्षा का, ये जो अलंकार हैं ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। पूरे लगभग 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग आपको मिलेगा मृच्छकटिकम में। 21 टाइप के छंद उन्होंने प्रयोग किए हैं। बड़े छंद, छोटे उपजाति, इंद्रवज्रा और शार्दुल विगणित भी, सरगधरा इत्यादि बड़े छंद भी, मालिनी भी, मंदाक्रांता इत्यादि सभी प्रकार के लगभग छंदों का, ज़्यादातर पॉपुलर सभी छंदों का प्रयोग आपको मृच्छकटिकम में दिखाई पड़ेगा, जिनमें वसंत तिलका और शार्दुल विगणित और उपजाति इत्यादि ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगली कक्षा में मैं आपको कुछ मृच्छकटिकम की प्रसिद्ध सूक्तियों के बारे में कुछ बता दूंगा, जहां से मृच्छकटिकम से कुछ 1-2 सूक्तियां भी लगभग हर बार परीक्षाओं में कुछ ना कुछ पूछता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सूक्तियां होंगी उनकी भी मैं एक कक्षा में आपसे चर्चा कर लूँगा। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।